इंक्विजिशन? मैंने हैरानी से खुद से कहा। ओह! लूसी ने चौंकने का नाटक करते हुए ताली बजाई। लॉर्ड हस्बैंड को यह भी नहीं पता कि इंक्विजिशन क्या होती है? तुम्हें वैम्पायर बने कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी अभी नए वैम्पायर बने हो? वो सामान्य आवाज में बोला, लेकिन साफ था कि वो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। करेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्नोक्लैन की राजकुमारी किसी आम इंसान को अपना पति बनाएगी। लगता है आज तो नरक भी जम गया होगा। वे दोनों मुझे गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कीड़े की राय मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। मैंने शांत स्वर में कहा, क्या मुझे उकसाने की यही तुम्हारी कोशिश है? कितनी बचकानी हरकत है, हैं? लूसी हैरानी से बोल पड़ा। उसके चेहरे पर पहली बार असली हैरानी दिखाई दी। मैंने देखा कि करेन भी चौंक गई थी, लेकिन मैंने दोनों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। शायद उन्हें लगा था कि मैं गुस्से से अपना आपा खो दूंगा, क्योंकि वॉयलेट ने बताया था कि नए वैम्पायर अक्सर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। मैंने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम भी नए वैम्पायर होते तो मैं तुम्हारी बात समझ सकता था, लेकिन तुम तो पुराने वैम्पायर हो, है ना? फिर इतने आक्रामक क्यों हो? क्या तुम्हारा मूड हमेशा इतना खराब रहता है, या फिर ये औरत तुम्हें खुश नहीं रख पा रही? मुझे लगता है मुझे तुम्हारे लिए लिटिल टिम्मी को बुला लेना चाहिए। लूसी उलझन में पड़ गया। टिम्मी? मैंने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। क्या तुम महान टिम्मी को भी नहीं जानते? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अजीब जीव को देख रहा हूं। इतने साल जीने का मतलब यह नहीं कि इंसान समझदार भी हो। मैंने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, चलो मैं तुम्हें टिम्मी के बारे में बताता हूं। टिम्मी चर्च का लड़का है, लगभग 2 मीटर लंबा, बहुत ताकतवर और मांसल, और उसे अपने पवित्र डंडे से वैम्पायरों का शिकार करना बहुत पसंद है। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे साथ भी अच्छी दोस्ती कर लेगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ अपनी बात पूरी की। कुछ पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक वॉयलेट की हंसी छूट गई। फिर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे पर फिर से वही शाही और शांत मुस्कान लौट आई। उधर लूसी की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसका नकली सभ्य चेहरा टूटने लगा। अब उसकी असली क्रूर और खूनी प्रवृत्ति साफ दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से से मुझे घूरते हुए कहा, मरना चाहते हो लड़के? उसकी आवाज अब पूरी तरह आक्रामक और जानलेवा हो चुकी थी। मेरे सामने अब एक ऐसा बूढ़ा वैम्पायर खड़ा था जिसे लोगों को मारने में मजा आता था। मैंने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, जैसा सोचा था, उम्र के साथ तुम सचमुच सठिया गए हो। मैंने उसकी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। तभी वायलेट ने मुस्कुराते हुए कहा, लूसी, तुम भूल तो नहीं गए कि इस समय तुम कहां खड़े हो? वायलेट के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी मुस्कान के साथ उसके नुकीले दांत साफ दिखाई दे रहे थे। अचानक पूरे महल का माहौल बदल गया। हवा एकदम भारी हो गई। चारों ओर जानलेवा हत्या की भावना फैल गई। लूसी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके चेहरे का भाव पल भर में बदल गया। अगले ही क्षण उसने फिर से एक सभ्य मुस्कान ओढ़ ली। खंक। उसने नकली खांसी का नाटक किया, फिर विनम्र स्वर में बोला, उस गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेडी वॉयलेट। अगले ही पल वो भयानक हत्या की भावना पूरी तरह गायब हो गई, मानो वो कभी थी ही नहीं। लेकिन निगरानी का एहसास अभी भी पूरे महल में बना हुआ था। मुझे साफ महसूस हो रहा था, अगर लूसी ने जरा भी हरकत की तो वो इस महल से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। मुझे उसकी एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी। उसने अपनी भावनाओं पर पल भर में काबू पा लिया। आखिर वो एक पुराना वैम्पायर था। मैंने लूसी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वॉयलेट से पूछा, वॉयलेट, ये इंक्विजिशन आखिर है क्या? वॉयलेट ने मेरी ओर देखते हुए जवाब दिया, इंक्विजिशन एक संगठन है जिसे वेटिकन चर्च ने बनाया है। उनका काम उन वैम्पायरों का शिकार करना है जो इंसानी दुनिया में परेशानी पैदा करते हैं। वे इंसानों को खास तौर पर वैम्पायरों का शिकार करने की ट्रेनिंग देते हैं। उनके हथियार पवित्र जल से आशीर्वादित होते हैं और वे बाइबल के पवित्र मंत्रों का उपयोग करते हैं, जो वैम्पायरों के मन और शरीर दोनों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने बेपरवाही से कहा, तो मतलब वे वैम्पायर हंटर हैं? लेकिन हैरानी की बात यह थी, मैं बिल्कुल शांत था। आखिर मैं परेशान क्यों नहीं था? क्योंकि जिस समस्या का अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसके बारे में सोचकर खुद को परेशान करने का कोई मतलब नहीं, वरना इंसान बेवजह तनाव में जीने लगता है और धीरे धीरे हर चीज को लेकर शक करने लगता है। अभी मेरे लिए सबसे जरूरी काम था इस नई दुनिया को समझना और अपने अंदर आए बदलावों को जानना। आखिर मैं अभी भी एक नया वैम्पायर था, एक छोटी सी मछली जो अभी अभी एक नई झील में आई थी। वॉयलेट ने सिर हिलाया। हाँ, मैं थोड़ा झुककर उसके कान के पास गया और धीरे से पूछा, मैंने अपने कमरे में यीशु के क्रॉस को छू कर देखा था, उसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, तो क्या मैं चर्च की शक्तियों से पूरी तरह सुरक्षित हूं? वॉयलेट ने शांत स्वर में जवाब दिया,
नहीं, तुम चर्च के हथियारों से सुरक्षित नहीं हो। तुम्हारे कमरे में रखा हुआ क्रॉस सिर्फ एक सामान्य धार्मिक वस्तु है, लेकिन चर्च जिन हथियारों का इस्तेमाल करता है उन्हें स्वयं पोप आशीर्वाद देते हैं। और इस दुनिया में पोप को भगवान के सबसे निकट माना जाता है। मैंने उत्सुकता से पूछा, तो क्या भगवान सच में मौजूद हैं? वॉयलेट कुछ पल सोचने लगी, फिर उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हाँ। आखिर उनके आशीर्वाद वाले हथियार हम पर असर तो करते हैं। मैं सोच में पड़ गया। चर्च, अगर यह संगठन हजारों सालों से मौजूद है तो दुनिया में इसका प्रभाव भी बहुत बड़ा होगा। तभी लूसी ने फिर से बात शुरू की, लेडी वॉयलेट, क्या आप मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगी? वॉयलेट ने उसकी तरफ देखा, फिर बिना झिझक जवाब दिया, नहीं, ये मेरा इलाका है। मैं यहां दूसरे वैम्पायरों को आने की अनुमति नहीं दूंगी। चाहे इंक्विजिशन यहां मौजूद ही क्यों न हो, मैं और मेरा परिवार इस स्थिति को संभाल सकते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे लगता है यह फैसला सही नहीं है। हो सकता है मुझे पूरी स्थिति की जानकारी न हो, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं, मुझे लूसी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हर बार उसे देखते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हनी, हमारे इस दोस्त को अनुमति क्यों नहीं दे देती? वॉयलेट ने हैरानी से मेरी ओर देखा। डार्लिंग? मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही। शायद वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या सोच रहा हूं, लेकिन फिर भी उसने भरोसे के साथ सिर हिला दिया, मानो कह रही हो, जो तुम्हें सही लगे वही करो। सच में? क्या ये लड़की बहुत प्यारी नहीं है? मैंने लूसी की तरफ देखा। लूसी, तुम अपने साथ कितने वैम्पायर लाना चाहते हो? लूसी ने कुछ सेकंड तक मुझे गौर से देखा, फिर उसने जवाब दिया, 50 वैम्पायर। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतने सारे? क्या वे सभी तुम्हारी संतान हैं? लूसी ने बिना झिझक जवाब दिया, हां, वे सभी मेरे गुलाम हैं। मैंने सिर हिलाया। समझ गया, तुम इंक्विजिशन से खुद को बचाना चाहते हो, है ना? लूसी चुपचाप मेरी तरफ देखता रहा। मैंने आगे कहा, ठीक है, हम तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करते हैं। तुम अपने वैम्पायरों को यहां ला सकते हो। लेकिन मैंने सोफे के पीछे खड़ी कागुया की ओर देखा। मैंने उससे धीरे से कुछ कहा। कागुया ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और तुरंत वहां से चली गई। कुछ ही सेकंड बाद वो शहर का नक्शा लेकर वापस लौटी। मैंने वो नक्शा मेज पर फैला दिया। कागुया जो पेंसिल लाई थी, मैंने उससे नक्शे पर एक बड़ा सा गोला बना दिया। फिर मैंने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने सभी आदमियों को इस घेरे के बाहर रखना। वो घेरा वॉयलेट की हवेली और मेरे घर दोनों को अपने अंदर शामिल कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि मेरा घर इस हवेली के काफी करीब था। लूसी ने नक्शे पर बने उस घेरे को ध्यान से देखा, फिर उसने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। उसने वॉयलेट की तरफ देखा, मानो वो उसकी अनुमति मांग रहा हो। वॉयलेट ने भी सहमति में सिर हिला दिया। इसके बाद लूसी सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड विक्टर, मैं आपकी इस उदारता का ऋणी रहूंगा। मैं मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा। मैंने उसका हाथ थाम लिया। कोई बात नहीं, दोस्त एक दूसरे की मदद करने के लिए ही होते हैं, है ना? हम दोनों ने हाथ मिलाया, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि लूसी अपनी पकड़ धीरे धीरे मजबूत कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा हाथ तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी ताकत मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी। मैंने मन ही मन सोचा, क्या यही एक पुराने वैम्पायर की असली ताकत है? अगर उसने खुद शुरुआत की है तो अब उसे इसका नतीजा भी भुगतना होगा। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरे नुकीले दांत धीरे धीरे दिखाई देने लगे। फिर मैंने अपनी पकड़ बस थोड़ी सी और मजबूत कर दी। क्रैक! अगले ही पल लूसी के हाथ की हड्डियां टूट गईं। लेकिन हैरानी की बात यह थी, कमरे में मौजूद किसी ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सिर्फ वॉयलेट ही उसे देख रही थी। उसकी नजरें बिल्कुल वैसी थीं जैसे वो किसी ऐसे इंसान को देख रही हों जो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। लूसी ने कुछ पल अपने टूटे हुए हाथ को देखा, फिर उसने वॉयलेट की तरफ नजर उठाई। फिर मिलेंगे लेडी वॉयलेट। वॉयलेट ने कुछ नहीं कहा, उसने बस हल्के से सिर हिला दिया। इसके बाद कागुया दोनों मेहमानों को बाहर छोड़ने चली गई। मैं फिर से सोफे पर बैठ गया और अगले ही पल वॉयलेट आकर मेरी गोद में बैठ गई। उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी, फिर मुस्कुराकर पूछा, तुम आखिर क्या योजना बना रहे हो? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, चारा। लूसी वही कीड़ा है जो बड़ी मछली को हमारी तरफ खींच कर लाएगा। मेरी बात सुनकर वॉयलेट की आंखें हल्की सी फैल गईं। अगले ही पल उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम इतनी जल्दी वैम्पायरों की दुनिया में ढलते जा रहे हो? मैंने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, वैम्पायर और इंसानों में ज्यादा फर्क नहीं है। आखिर वे भी कभी इंसान ही थे।
मैंने आगे कहा, पहले मैं कई बार अपनी माँ के ऑफिस जाया करता था। वहां मैंने उन नेताओं को बहुत करीब से देखा जिनका केस मेरी माँ कोर्ट में लड़ती थी। सच और झूठ के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। राजनेताओं को अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर दिन झूठ बोलना पड़ता है। मैंने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, लूसी भी बिल्कुल उन्हीं नेताओं जैसा है। वो एक डरा हुआ लोमड़ी है जो हर हालात का फायदा उठाना चाहता है। तुम उसे मुझसे कहीं बेहतर जानती हो। वॉयलेट ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने कहा, लूसी एक ऐसा वैम्पायर है जो कुलीन वैम्पायरों के लिए खाना जुटाने का काम करता है। उसके कई बड़े वैम्पायर परिवारों से अच्छे संबंध हैं। मैंने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, खाना से तुम्हारा मतलब? वॉयलेट ने बिना किसी भावना के जवाब दिया, इंसान। अब मुझे समझ आ गया, इसीलिए इंक्विजिशन यहां आया है। उनका असली निशाना लूसी है। मैंने मन ही मन सोचा, लूसी को चारे की तरह इस्तेमाल करने का मेरा फैसला सही था। मुझे इस मानव संगठन की असली ताकत अपनी आंखों से देखनी होगी। वॉयलेट मुझे सब कुछ बता सकती है, लेकिन किसी की बात सुनने और खुद देखकर समझने में बहुत फर्क होता है। मैंने बस चुपचाप सिर हिलाकर उसकी बात मान ली, लेकिन मेरे सीने में एक अजीब सी बेचैनी उठी। सामान्य तौर पर मुझे इस बात की परवाह करनी चाहिए थी, आखिर वे भी इंसान हैं। फिर भी मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा? ये बिल्कुल वैसा ही एहसास था जैसे अखबार या टीवी में किसी दुखद खबर को देखकर होता है। तुम जानते हो कि लोग तकलीफ में हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में कोई भावना नहीं उठती। शायद किसी त्रासदी को अपनी आंखों से देखना और सिर्फ उसके बारे में सुनना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। तभी वॉयलेट ने कहा, आमतौर पर कुलीन वैम्पायरों को इंसानों का खून पीने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। क्या? मैं पूरी तरह उलझ गया। क्या यह वैम्पायर होने की पूरी अवधारणा के खिलाफ नहीं था? वॉयलेट मेरी तरफ देखने लगी। फिर उसने शांत स्वर में समझाना शुरू किया, अगर तुम चाहो तो इंसानों का खून पी सकते हो, लेकिन उससे तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। हम कुलीन वैम्पायर साधारण वैम्पायरों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसी वजह से हमें उनसे कहीं ज्यादा खून की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा ही चलता रहता तो पूरी दुनिया में नरसंहार मच जाता। इसलिए हमने चुड़ैलों से एक विशेष अनुष्ठान करवाया, जिसमें शादी के बाद हमारी प्यास केवल अपने जीवन साथी के खून से ही शांत होती है। मेरी आंखों में समझ की चमक आ गई। अब मुझे समझ में आया, जब मैं खून की प्यास में पागल हो गया था, तब मैं उन आदमियों का खून नहीं पीना चाहता था। मैं सिर्फ वॉयलेट का खून चाहता था। वॉयलेट ने आगे कहा, लेकिन कुछ वैम्पायर अपनी पत्नी का खून पी पी कर ऊब जाते हैं, और तभी लूसी जैसे वैम्पायर सामने आते हैं। वे इंसानों का अपहरण करते हैं और उन्हें उन कुलीन वैम्पायरों के पास ले जाते हैं जो नए स्वाद चखना चाहते हैं। मैंने मन ही मन कहा, तो वैम्पायर इंसानों को मवेशियों की तरह पाल रहे हैं। फिर मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, चुड़ैलें, न जाने क्यों उनका नाम सुनते ही मुझे मुसीबत की गंध आने लगी। मैंने वॉयलेट की तरफ देखा। चुड़ैलें? सच कहूं तो मुझे इस दुनिया के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था। हालांकि कुछ बातें फिल्मों जैसी जरूर थीं। वॉयलेट ने जवाब दिया, चुड़ैलें इंसानी महिलाएं होती हैं जो किसी कारण से मैजिक नाम की ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं, और उसी जादुई शक्ति से वे प्रकृति से जुड़ी कई चीजों को बदल सकती हैं। वॉयलेट ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें वो जादुई गोला याद है जो तुमने मेरी यादों में देखा था? मैंने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, वॉयलेट ने आगे कहा, उन्हें भी चुड़ैलों ने ही बनाया था, प्राचीन वैम्पायरों के अनुरोध पर। वे पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वे असली मायनों में भाड़े की जादूगरनियां हैं। अगर कीमत सही हो तो वे तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। भाड़े की चुड़ैलें, दिलचस्प। मैं हल्का सा मुस्कुराया। फिर मैंने धीरे से वॉयलेट के लंबे सफेद बालों को सहलाना शुरू कर दिया। वॉयलेट मेरी बाहों में हल्का सा सिमट गई, लेकिन मैंने उसके बाल सहलाना नहीं रोका। मुझे हमेशा से महिलाओं के लंबे बाल पसंद थे। जितने लंबे बाल, उतनी देर तक उन्हें सहलाने का मन करता है। मुझे लगा मैं ये काम कभी करते करते नहीं थकूंगा। तभी कागुया वापस कमरे में आई। उसके साथ सुनहरे बालों वाली नौकरानी नतालिया भी थी। मैंने एक और बात पर ध्यान दिया, जो वैम्पायर पहले नकली दीवारों में छिपे हुए थे, वे अब सभी बेसमेंट में जा चुके थे। कागुया ने हमेशा की तरह सपाट आवाज में कहा, लॉर्ड विक्टर, मुझे लगता है अब बस भी कीजिए। अगर आपने ऐसे ही लेडी वॉयलेट के बाल सहलाते रहें तो शायद उनकी मौत ही हो जाएगी। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, लेकिन न जाने क्यों मुझे साफ महसूस हुआ कि वो मजाक कर रही थी। मैंने वॉयलेट की तरफ देखा और मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं,
और वो मुझे एक जुनूनी नज़र से देख रही थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो बस उसके बाल ही सहला रहा था। मैंने खिड़की के बाहर देखा। सुबह हो चुकी थी। अब मुझे कॉलेज जाना था। मैंने धीरे से कहा, लगता है अब मुझे वापस जाना होगा। मेरी आवाज़ सुनते ही वॉयलेट अपनी मदहोशी से बाहर आ गई। उसने तुरंत मेरी तरफ देखा, फिर घबरा कर बोली, तुम वापस जाना चाहते हो? अब पढ़ाई करने का क्या मतलब है? तुम मेरे पति हो, जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा भी है। तुम्हें बस मेरे साथ यहीं रहना है। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, फिर शांत स्वर में कहा, शांत हो जाओ। मैं अपनी पत्नी पर निर्भर रहने वाला इंसान नहीं बनना चाहता। मतलब तुम मेरी शुगर मम्मी बन जाओ, ये बुरा तो नहीं होगा, लेकिन मैं वैम्पायर हूं, कोई निकम्मा इंसान नहीं। वॉयलेट ने थोड़ा शांत होकर पूछा, तो फिर तुम कॉलेज वापस क्यों जाना चाहते हो? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, सच कहूं तो मैं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई इसलिए कर रहा था ताकि डिग्री लेकर किसी तरह अपने परिवार की मदद कर सकूं। आखिर जब मैं 15 साल का था तब से अब हमारे परिवार की हालत बहुत बदल चुकी है। मैंने आगे कहा, मैंने मैकडॉनल्ड्स में नौकरी भी की थी, जहां मुझे $15 प्रति घंटा मिलते थे। उसी पैसे से मैं अपनी कॉलेज की फीस भरता था। लेकिन मैंने अपनी हथेली की तरफ देखा। मेरी नज़र अपनी सफ़ेद ठंडी हथेली पर टिक गई। फिर मैंने शांत स्वर में कहा, अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। मेरी मौजूदा ताकत के साथ पैसे कमाने के कई और तरीके हैं। मैंने वॉयलेट की आंखों में देखते हुए कहा, और मैं अपने परिवार को छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर मैं अपनी माँ के पास नहीं रहूंगा तो वो बहुत अकेली हो जाएगी। उनके स्वभाव को देखते हुए वो ज्यादा दोस्त भी नहीं बना पाएंगी। ये सोचकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वैम्पायर बनने के बाद भी मैं अपने परिवार और दोस्तों को छोड़ने वाला नहीं था। मैं उन लोगों की तरह नहीं बनने वाला जो खुद को सबसे अलग कर लेते हैं और ये कहकर अपने परिवार को छोड़ देते हैं कि उनके साथ रहने से वे खतरे में पड़ जाएंगे। हो सकता है मेरी जाति बदल गई हो, लेकिन मैं आज भी वही विक्टर हूं। मैं अपने फैसले खुद लेता हूं। और अब मुझे यह भी पता चल गया है कि मैं अपने खून की प्यास पर काबू रख सकता हूं। इसलिए मेरे परिवार को नुकसान पहुंचने की चिंता लगभग खत्म हो चुकी है। वॉयलेट ने हैरानी से पूछा, तो तुम कॉलेज सिर्फ इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि तुम्हारा मन करता है? मैं मुस्कुराया, हाँ, मैं नौकरी छोड़ दूंगा और कॉलेज जाकर अपनी जिंदगी को खुलकर जीऊंगा। अपनी बीमारी की वजह से मैं हमेशा खुद को रोकता रहा। मैंने कभी खुलकर जीना सीखा ही नहीं। लेकिन अब मेरी बीमारी मेरे रास्ते की रुकावट नहीं रही। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं हमेशा खेल खेलना चाहता था, तैरना चाहता था, बास्केटबॉल खेलना चाहता था, लेकिन बीमारी ने मुझे कभी ऐसा करने नहीं दिया। मैंने वॉयलेट की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? वॉयलेट हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। क्या? मैं मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहता हूं। आखिर तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हें मेरे परिवार और दोस्तों से भी मिलना चाहिए। मैं मन ही मन सोचने लगा, अगर वॉयलेट मेरे साथ रहने लगे तो मेरे परिवार को खतरा पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आखिर ये सभी वैम्पायर उसकी हर बात मानते हैं। अगर वो मेरे घर रहेगी तो मेरा परिवार पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। मेरी बात सुनते ही वॉयलेट के चेहरे पर चमकदार मुस्कान फैल गई। वो खुशी से फिर मेरे गले लग गई। मैं हंस पड़ा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। वो सच में बहुत खुश लग रही थी। उत्साह से उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहने आ रही हूं। चलो अभी चलते हैं। इतना कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचने लगी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। लगता है अब मुझे उसे अपने साथ रहने के लिए मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने तो खुद ही फैसला कर लिया। तभी मैंने उसे रोक दिया। रुको। वॉयलेट तुरंत मेरी तरफ मुड़ी। मैंने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम्हें मेरे परिवार की रक्षा करनी होगी। वॉयलेट मुस्कुरा दी। बस इतनी सी बात? ये तो बहुत आसान है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मेरे परिवार से दुश्मनी लेने की हिम्मत करेंगे। फिर उसने गर्व से कहा, अब तुम्हारा परिवार भी मेरा परिवार है। आखिर हम पति पत्नी हैं। मैं तुम्हारे परिवार की हर हाल में रक्षा करूंगी। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने फिर से प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। सच में ये लड़की बेहद खूबसूरत थी। तभी पीछे से कागुया की धीमी आवाज सुनाई दी। लगता है लेडी वॉयलेट को पूरी तरह बहका दिया गया है, उसने धीरे से नतालिया से कहा। नतालिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, और शायद उन्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कागुया ने गहरी सांस ली। हम तो गए काम से। अगर लॉर्ड विक्टर ने हम पर भी नजर डाल दी तो? ये कहते हुए उसने बढ़ा चढ़ाकर हाथ हिलाए।
लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। नतालिया ने सपाट आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। उन्हें हम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, और अगर ऐसा हुआ भी तो शायद लेडी वॉयलेट ही हमें मार डालेंगी। कागुया ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा, एक सन की आशिक के प्यार को समझना आसान नहीं होता। नतालिया ने तुरंत उसे टोका। श्श, इतनी जोर से मत बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो। दोनों अचानक चुप हो गईं। मैंने उन दोनों की तरफ अजीब नजरों से देखा, फिर मन ही मन सोचा, क्या ये दोनों सच में ठीक हैं?